ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं अगला वीडियो। आज के हमारे टॉपिक्स हैं मिनरल, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स एंड मेजर लैंडफॉर्म्स, यानी कि मुख्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स के बारे में। देखो, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस which have certain physical and definite chemical compositions। ठीक है, ये एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जो एक किसी भौतिक क्रिया या मैं कहूँ भौतिक और केमिकल कंपोजिशंस की प्रेजेंस में ये इनका निर्माण होता है। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये ह्यूमन काइंड्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। some are used in fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industry, iron, aluminum, gold, uranium etc. in medicine, in fertilizer। ठीक है, इन सभी में मतलब एक तरीके से कहूँ तो मैं हर जगह मिनरल्स का यूज़ होता है। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं पठारों में, पहाड़ों में, रॉक्स के थ्रू, और जो नदियों के बहाव के साथ आते हैं वो भी मिनरल्स आते हैं, खनिज पदार्थ आते हैं। ठीक है, मिनरल्स आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical and definite chemical compositions. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels। फ्यूल्स में कौन कौन से यूज होते हैं, जब हम देखते हैं एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, एंड इंडस्ट्री में कौन कौन से यूज होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड और यूरेनियम। और मेडिसिन में यूज़ होते हैं और इन फर्टिलाइज में यूज़ होते हैं। मतलब कि बहुत सी जगह पर इनका यूज़ होता है, इनका मिनरल्स का। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मिनरल्स हमारा पीछे का बचा हुआ टॉपिक था, अब नया टॉपिक आता है हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं देखते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जो लिथोस्फीयर मैंने कल बताई थी कि अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर जैसे कि एक सेकंड रुको, ये मान के चलते हैं अपर मोस्ट मेंटल, और क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, ये जो है मान लीजिए ये मेंटल है, इनर मेंटल, और ये है अपर मेंटल इतनी, और ये है क्रस्ट। इन दोनों का मिला जुला रूप होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। तो देखते हैं अब जो लिथोस्फीयर है यानी कि अपर मेंटल और क्रस्ट। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर होती है वो प्लेट्स में टूटी होती है। प्लेट्स में यानी कि एक बड़ी बड़ी आकृतियाँ होती हैं, उनमें वो टूटी होती हैं। कुछ इस प्रकार की होती हैं, कुछ इस प्रकार की होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अलग अलग होती हैं, गैप्स होता है बीच में। ठीक है, इस प्रकार से होती है। इन जिन पर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिन पर पृथ्वी एक तरीके से स्थल मंडल जो है वो इन प्लेट्स पर टिका होता है। ठीक है, दीज प्लेट्स मूव्स अराउंड वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये जो प्लेट हैं ये मूव करती हैं। ठीक है, मूव क्यों करती है, मूव करने का कारण क्या है, क्योंकि नीचे मैग्मा, जो कि मैंने बताया था कि धरती के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है। स्थलमंडल के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है। जब वो बाहर आता है धरती से तो हम उसके क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो उस मैग्मा के कारण ही ये प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है
वो हम दो फोर्सेस के बेस पर डिवाइड करते हैं कि भाई कौन कौन से जो मोमेंट्स होते हैं और कौन कौन से फोर्स लगते हैं। अब हम आगे देखेंगे फोर्स कौन कौन से हैं जिनके बेस पर अर्थ मूवमेंट डिवाइड होते हैं। ये है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस वो होंगे जो पृथ्वी के नीचे कार्य करेंगे, पृथ्वी के नीचे काम करेंगे। ठीक है, जिनके कारण से ज्वालामुखी आएगा, जिनके कारण से अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, और एक्सोजेनिक क्या होंगे जो पृथ्वी के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि हवाओं के कारण काम करेंगे, पानी के कारण जो खनिज पदार्थ बहा के लाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पिंड बहा के लाए जाते हैं, हवाओं के कारण जो मिट्टी का अपरदन होता है या और कुछ चट्टानों का अपरदन होता है, वो भी एक फोर्स है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अर्थ का जो मूवमेंट है वो दो फोर्सेस पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक जो पृथ्वी के अंदर काम करे, एक्सोजेनिक जो पृथ्वी के बाहर काम करे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा। ये अर्थ मूवमेंट मैंने बताया था कि दो फोर्सेस के बेस पर काम करता है, एंडोजेंट फोर्स है और ये है एक्सोजेंट फोर्स। ठीक है, एंडोजेंट फोर्स भी दो भागों में डिवाइड, आगे चल के कौन सा, सडन फोर्स और डायस्ट्रोफिक फोर्स। ठीक है, सडन फोर्स क्या होता है, जो अचानक काम करे, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड हैं, ये अचानक काम करते हैं। क्योंकि आज तक हम सभी जानते हैं कोई भी ऐसा यंत्र, कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जिससे हमें पता चल सके कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, ये अपनी अपनी बेसिक जो धारणाएं होती हैं उन पर पता चलता है कि जैसे जो जीव जंतु होते हैं उनको पता चल जाता है। इस प्रकार से हम स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे जीव जंतु होते हैं उनको पता चल जाता है, सांप हैं वो बाहर आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा साइंस ने आज तक ऐसा कोई यंत्र, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया है जिससे ये पता चल सके कि अर्थक्वेक आने वाला है, यानी कि अर्थक्वेक का, भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना असंभव है आज तक। ठीक है, डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या होते हैं, जिनमें जो सेल्स हैं वो सेल्स जो हैं टूटे धीरे धीरे और एक नए जो माउंटेन्स होते हैं उनका निर्माण करें, या फिर धीरे धीरे कोई ऐसी क्रियाएं हो पृथ्वी के अंदर से जिनके कारण माउंटेन्स का निर्माण हो। ठीक है, एक्सोजेंट फोर्स क्या होते हैं, वो इरोजनल होते हैं और डिपोजिशनल होते हैं। इरोजनल मतलब कि कटाव, एक तरीके से मैं कहूँ, इरोजनल क्या होते हैं, कटाव होते हैं, यानी कि अपरदन, अपक्षय, और डिपोजिशनल मतलब निक्षेपण। कटाव, इरोजनल मतलब एक तरीके से कहीं से भी धरती को काटना, माउंटेन को काटना, ऊपरी सतह को काटना, या पानी के बहाव से कटना, हवा के बहाव से कटना। और डिपोजिशनल मतलब वो जो बहाव कटा हुआ है उसको एक जगह जाके इकट्ठा कर देना से कहेंगे निक्षेपण। ठीक है, ये काम किससे होता है, ये काम होता है रिवर से, विंड से और सी से। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन फोर्सेस की। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने बताया था दो फोर्स फिर से डिवाइड होते हैं, दो फोर्सेस में एंडोजेनिक फोर्स कौन कौन से, सडन और डायस्ट्रोफिक फोर्स। अब सडन फोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो क्या है, कुछ थोड़ा सा मैंने कल बता दिया था लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वोल्केनो क्या है। वोल्केनो क्या है, वोल्केनो इज अ वेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिथोस्फीयर नहीं है, अर्थ क्रस्ट है। लिथोस्फीयर क्या था, अपर मेंटल और क्रस्ट, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ क्या हो रही है, क्रस्ट की, यानी कि जो मैग्मा होता है वो कहाँ होता है, मेंटल के ऊपर होता है, क्रस्ट के नीचे होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा बनाने की ट्राई करता हूँ। ये मैग्मा है और यहाँ पर जो नीचे है, इससे नीचे ये क्या है, मेंटल। ठीक है, ये मैग्मा और ऊपर क्या है, ये क्या है, क्रस्ट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग
इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। ठीक है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो मोल्टन मैग्मा होता है पृथ्वी के नीचे, वो अचानक से बाहर आ जाता है। अचानक से बाहर आ जाए मतलब कि सडन फोर्सेज में। सडन फोर्स कौन सा सडन फोर्स? एंडोजेनिक सडन फोर्स। ठीक है, अब मैं कहूँ वोल्केनो, अब क्वेश्चन राइज होता है कि वोल्केनो कोर्सेज कौन से फोर्स की वजह से आता है? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। एंडोजेनिक फोर्स में भी कौन सा फोर्स? सडन फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वोल्केनो के बारे में अब बिल्कुल समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो नीचे होता है, यहाँ से नीचे हम देखेंगे कि मैग्मा है। ठीक है, यहाँ से नीचे कुछ नहीं, यहाँ से नीचे सिर्फ मैग्मा है। ये जो है ना, ये क्रस्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग का, ये मैग्मा है, और ये कुछ इस प्रकार बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऐसे। और जो मैग्मा जहाँ से बाहर निकल रहा है, जो मेन स्रोत बाहर निकलना है मैग्मा को, उसे कहेंगे हम क्रेटर। ठीक है, और मैग्मा में बाहर क्या निकलती है? स्मोक एंड एस, यानी कि धुआं और राख। कुछ धूल कण, धुआं, राख, ये निकलते हैं बाहर। और जो पड़ता है, जब लावा जब चट्टान का निर्माण करता है, तो चट्टानों का निर्माण किससे क्या, उसको क्या कहेंगे? जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसे बाहर आकर, ठंडा होता है उसे चट्टान बन जाती है, लेकिन बाहर आता है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम लावा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात आती है अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? जब पृथ्वी की प्लेटों में, जो क्रस्ट की प्लेटों में थोड़ा सा, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमने पढ़ी थी, उनमें थोड़ा मूवमेंट होता है, थोड़ी हलचल होती है, थोड़ा घिसाव होता है, क्योंकि प्लेट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैग्मा के ऊपर हैं। तो हलचल होना, घिसाव होना, थोड़ी सी उनमें हिलना उनका स्वाभाविक है। तो उन्हें हिलने के कारण कभी कभी वो थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ घर्षण के कारण थोड़ी टकरा जाती हैं, या घर्षण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमें झटके महसूस होते हैं पृथ्वी के ऊपर, और उसे हम नाम देते हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स भी किस में है? सडन फोर्स। सडन फोर्स किस में था? एंडोजेनिक फोर्स में। ठीक है, देख लेते हैं अर्थक्वेक्स की डेफिनेशन क्या है। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलती हैं, मूव करती हैं, तो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो क्या होता है? वाइब्रेट करती है, उसमें जो है घर्षण होता है, थोड़ी सी हिलती डुलती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा बहुत तो पूरी पृथ्वी पर ही दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पर जो मेन, जो जहाँ से घर्षण हुआ, जहाँ से प्लेटें टकराई, जहाँ से ज़्यादा उनमें जो है खिंचाव महसूस हुआ आपस में, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमें भूकंप महसूस होगा। द वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस आर ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, द वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू अर्थक्वेक अब हम देख लेते हैं। देखो, फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो है, जो दो प्लेट टकराई, या मैं कहूँ जो प्लेटों की दो वेव टकराई, दो प्लेटें जो हमने टकराने के लिए देखी थी, जो अभी हम बात करें कि दो प्लेटें एक दूसरे के साथ घर्षण में होगी, उनका घर्षण होगा, टकराएंगी। ठीक है, तो उनके कारण जो वेव उत्पन्न होगी, जिस जो मेन जो पॉइंट पर जो वे टकराएंगी, जहाँ से वेव उत्पन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। और उस फोकस से बिल्कुल जो मिनिमम पॉइंट होगा, कहीं भी अर्थ क्रस्ट पर जो मिनिमम पॉइंट होगा चारों तरफ, वो क्या कहेंगे हम उसको? एपिसेंटर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। जहाँ पर दोनों प्लेटें टकराई, जहाँ पर दोनों प्लेटों की वेव टकराई, वो से हम कहेंगे फोकस। वो है भूकंप आने का, वो है अर्थक्वेक आने का मेन पॉइंट। ठीक है, अर्थक्वेक का मेन पॉइंट है। और जहाँ से फोकस से बिल्कुल मिनिमम दूरी, कम से कम दूरी जहाँ पर होगी, जिस स्थान पर अर्थ क्रस्ट पर जिस भी स्थान पर मिनिमम दूरी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एपिसेंटर। ठीक है, थोड़े से डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम। जैसे डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपर से वेव आई, यहाँ से नीचे से वेव आई। मान लीजिए ये दो प्लेट थी, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इनकी वेव जो है ऐसे चल रही हैं चारों ओर। ठीक है, इनकी वेव जो है ऐसे चल रही हैं चारों ओर।
तो फिर क्या होता है कि ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, तो इनके कारण घर्षण होता है, जो टकराव होता है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है। वेव नीचे भी जानी है, वेव ऊपर जानी है, लेकिन जो एपिसेंटर लेकिन धरती जो वहाँ से थोड़ी सी धरती फटेगी या मैं कहूँ धरती में दरार आएगी, जहाँ से वेव ज़्यादा जहाँ पर वेव ज़्यादा अपनी गति को पकड़ेंगी एपिसेंटर की साइड में, ठीक है। एपिसेंटर, क्योंकि एपिसेंटर क्या था, एपिसेंटर बिल्कुल नज़दीकी पॉइंट था, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ पर सबसे नज़दीकी पॉइंट होगा उसके आसपास ही कहीं पर सबसे ज़्यादा जो है ये वेव नुकसान करेंगी, सबसे ज़्यादा जो है क्रस्ट पर प्रभाव डालेंगी, ठीक है। हम देख लेते हैं हम, ये जो एरिया, ये जो रेड लाइन है ये फॉल्ट बता रही है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है फॉल्ट। ये जो जहाँ पर वेव टकराई, जहाँ प्लेट्स टकराई उसे हम कहेंगे फोकस। जो मिनिमम दूरी होगी, ठीक है, मिनिमम दूरी होगी फोकस से, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर। और ये वेव फ्रंट्स आपने देखी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार अर्थक्वेक को। द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. Some basic concepts of related to earthquakes are focus and epicenter. Focus जहाँ पर दो प्लेटें टकराएं, जो मेन पॉइंट हो अर्थक्वेक का, उसे कहेंगे हम फोकस। और फोकस से मिनिमम दूरी जहाँ पर हो अर्थ क्रस्ट पर, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। ये लिख रखा है फोकस और एपिसेंटर की डेफिनेशन। फोकस क्या होता है, द प्लेट इन क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। और एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर होता है बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हो, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं रिचर स्केल और सिस्मोग्राफ में। तो आज हम इनको क्लियर करके चलेंगे क्या होते हैं ये। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। मैंने कहा जो भूकंप हम मापते हैं वो किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। भूकंप जिससे मापते हैं उस यंत्र को कहते हैं भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि भूकंप की जो तीव्रता बताए कि कितना तेज भूकंप था, कि तीव्रता कितनी कम थी भूकंप की, या भूकंप से कितना नुकसान हुआ, ये किससे मापेंगे हम, ये मापेंगे रिचर स्केल से। रिचर स्केल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये चार्ल्स एफ रिचर साहब ने इसे इन्वेंट किया था। कब, 1935 में, ठीक है। दोबारा देखते हैं एक बार। एक सेकंड को। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन इज कॉल्ड एन सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ध्यान दीजिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। रिचर स्केल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये रिचर साहब ने, चार्ल्स एफ रिचर साहब ने जो है इसे इन्वेंट किया था। कब किया था, 1935 में किया था, ठीक है। अब थोड़ा रिचर स्केल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब रिचर स्केल होता क्या है, तो देखो रिचर स्केल क्या होता है अब, ठीक है। जब रिचर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता आए वो 2.0 या उससे कम हो, तो हम कहेंगे ये भूकंप बस थोड़ा सा झटके महसूस होने वाले थे, ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को प्रभावित करने वाला भूकंप नहीं था, बस थोड़े से झटके महसूस होंगे कि हाँ भाई भूकंप आया है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली होते हैं हमें कई बार, तो वो कम तीव्रता वाला भूकंप ही होता है, 2 या 2.5 तीव्रता वाला भूकंप ही होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, द अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। यानी कि जो अर्थक्वेक मेजरमेंट होगा रिचर स्केल पे 5.0 का,
उससे क्या होगा, उससे जो वस्तुएं हैं, जो स्थिर वस्तुएं नहीं हैं, वो गिर सकती हैं। जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम हमने लगा रखा है वो गिर सकता है, या कुछ और भी जैसे कि स्थिर चीज़ें नहीं है, जो जुड़ी हुई नहीं है ज़मीन से या किसी और चीज़ से, जो बिल्कुल सख्ती से जुड़ी नहीं है, वो चीज़ें हिलडुल कर गिर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन इससे आगे जो होगा 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उससे नुकसान हो सकता है, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो टूट भी सकती हैं। ठीक है, और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। और 7.5 एंड इससे ऊपर तो वेरी 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 डेंजरियस कैटेगरी में मैं इसे शामिल करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो होता है 7.0 से या उससे ऊपर का। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इन सब के बारे में। अर्थक्वेक किससे मापा जाता है? अर्थक्वेक मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड मापी जाती है किससे मापी जाती है? रिचर स्केल से। रिचर स्केल किसने इन्वेंटेड किया? चार्ल्स एफ रिचर ने। कब इन्वेंटेड किया? 1935 में। अर्थक्वेक रिचर स्केल पर यदि 2.0 से मेजरमेंट कम आए या 2.0 मेजरमेंट आए तो मतलब वो सिर्फ महसूस होने वाला होगा। यदि मेजरमेंट 5.0 आए, 5.0 तक आए तो वो क्या होगा, जो वस्तुएं हैं, जो स्थिर वस्तुएं नहीं हैं, जो एक तरीके से जमी हुई नहीं है, वो वस्तुएं गिरने लगेंगी। 6.0 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो तो हम कहेंगे कि बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं कुछ एक बिल्डिंग्स जो थोड़ी मजबूती से न हो वो बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। ठीक है, और 7.0 इसे हमने मोस्ट डेंजरियस कैटेगरी में शामिल किया था, यानी कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लैंडफॉर्म्स की, मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे कि स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे जो बड़ी आकृतियाँ हैं वो टूटती हैं, कैसे पहाड़ बनते हैं, कैसे टीले बनते हैं, कैसे झरने बनते हैं, नदियाँ कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं नदियाँ, और जो आइस है वो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, विंड है, हवा है, वो कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंडफॉर्म्स होता है दो मेजर रीजन से। कौन कौन सा? पहला वेदरिंग यानी कि अपक्षय, अपक्षय। द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। चट्टानों का टूटना या सेल्स का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। देखिए बहुत ज़्यादा को कन्फ्यूज़न होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। किस में? अपक्षय और अपर्दन में। तो आज क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है सेलों का टूटना। अपक्षय होता है सेलों का टूटना। अपर्दन क्या होता है? जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के या जो खनिज पदार्थ होते हैं छोटे छोटे, उनका बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार तो, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। वेदरिंग होता है जब चट्टानें टूटती हैं, जब रॉक्स टूटती हैं, जब सेल टूटते हैं, जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटेंगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपक्षय। लेकिन जब छोटे छोटे टीले टूटेंगे, छोटे छोटे रेत के कण उड़ेंगे, हवा के साथ उड़ेंगे, पानी के साथ बहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हवा के साथ उड़े, पानी के साथ बहे, या आइस से मतलब जो ग्लेशियर पिघले उनके साथ बह के पर्वतों से नीचे आएंगे उनको हम किस में काउंट करेंगे? उनको काउंट करेंगे हम इरोजन यानी कि अपर्दन। ठीक है, अब देख लेते हैं किन किन के कारण होते हैं जो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं। हाँ क्लियर कर दूँ मैं, जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं ये किन के कारण होते हैं? जो फोर्स हमने पढ़ा था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो ये होते हैं एक्सोजेनिक के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि रिवर के बारे में।
रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है? रिवर बनाती है वाटरफॉल। वाटरफॉल यानी कि एक बहुत, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, यहाँ से नदी बह रही है, पहाड़ से नदी बह रही है, अचानक यहाँ पर ये पहाड़ जो है ख़त्म हो जाता है और एक गहरी खाई आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी गिरेगा नीचे, पानी जो यहाँ से नीचे गिरेगा ना, यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, यहाँ से तो पहाड़ी से पानी आ रहा था लेकिन यहाँ से पानी अब सीधे नीचे गिरेगा, तो इसे हम कहेंगे वाटरफॉल या झरना, हम जिसे कहते हैं वाटरफॉल कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से पानी आराम से आ रहा था, नदियों के रूप में आ रहा था, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो आकृति थी, स्थलाकृति थी, ये ख़त्म हो चुकी है और अब ये नीचे गहरी खाई में पानी गिरेगा या महासागरों में पानी गिरेगा, महासमुद्रों में पानी गिरेगा। तो अब इसे क्या कहेंगे, इसे हम काउंट करेंगे वाटरफॉल में, यानी कि लैंडफॉर्म्स विच मेक्स बाय रिवर इज वी कैन कॉल इट वाटरफॉल, ठीक है। मेंडर्स देखते हैं, मेंडर्स क्या होते हैं। जब कोई नदी कुछ इस प्रकार, जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार नदी बहे, जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुछ सांप के आकार के विसर्प, जिसे हम कहेंगे, मेंढर को हिंदी में कहते हैं विसर्प, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर या नदी बनाए तो हम उसे कहेंगे नदी बना, इसे कहेंगे हम मेंढर। जैसे आप देख रहे हैं ना, मिल रहा है यहाँ से, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद इस नदी के स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगी, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो अलग हिस्सा हुआ ये यूँ हो गया, ठीक है। जो ये हिस्सा अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, क्योंकि नदी यहाँ से मिल चुकी थी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो है जगह ही नहीं बची थी कहीं भी, यहाँ जो है जगह नहीं बची थी इनके बीच में, तो पानी यहाँ से सीधा होते हुए निकल जाएगा आगे, ये अलग सा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ओक्सबो लेक, यानी कि चाप झील, ठीक है, ओक्सबो लेक, ठीक है। फ्लूड प्लेन क्या होता है, फ्लूड प्लेन वो एरिया होता है जहाँ से नदी बहती है, सिंपल है। और लेवीज क्या होता है, लेवीज क्या होता है, लेवीज होता है जो ये जो तटीय इलाके बन रहे हैं इन्हें कहते हैं लेवीज। और डिस्ट्रीब्यूटीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटीज अभी देखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटीज क्या होता है। मान लीजिए ये जो नदी, एक सेकंड रुको, मान लीजिए ये जो नदी है ये कुछ इस प्रकार से आती है और यहाँ पर नीचे समुंदर है, तो जब जैसे जैसे नदी आएगी तो इनका बहाव जो है, इनमें जो बल लगने वाला है, जो जब पहाड़ों से बह रही थी तो इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स पीछे से लग रहा था, वो फोर्स जो है रुक जाता है, बीच में रुकता नहीं है, मतलब वो फोर्स अब मंद हो गया, अब धीरे पड़ गया वो फोर्स। तो अब क्या होगा, जो इनके साथ जो जो भी मटेरियल ये बहा के ला, जो खनिज पदार्थ ये बहा के ला रही थी वो आगे अब नहीं ले जा पाएंगी। तो अब क्या होता है, ये उस खनिज पदार्थ के कारण यहाँ पर अवरोध थोड़ा उत्पन्न हो जाता है, थोड़ी सी रुकावट हो जाती है, तो अपनी ये अलग अलग शाखाओं में बहने लगती है नदियाँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से उस अलग अलग शाखाओं में नदियाँ बहने लगती हैं, ठीक है, फिर जाकर समुद्र में मिलती हैं। तो जब आगे से एक नदी आ रही हो और आगे चलकर ये विभिन्न विभिन्न शाखाओं में ये नदी बट जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वितारिका। और जब इस नदी में सामने से कोई नदी आकर मिले या साइड से कोई नदी आकर मिले, कोई दूसरी नदी आकर मिले, तो उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ, ठीक है। अब देखते हैं सी वेव्स के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी केव्स बनती हैं, सी केव्स बनती हैं, सी आर्क्स बनती हैं और स्टैक्स बनते हैं, सी क्लिफ बनते हैं, ठीक है। देखते हैं इनको भी, देखते हैं, एक सेकंड रुको भाई। जैसे कि यहाँ से देखो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से समुद्र की लहरें जाती हैं, ठीक है, समुद्र की लहरें ऐसे जा रही हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से। समुद्र की लहरें जाने के बाद कुछ, जैसे कि ये बहुत एक कठोर संरचना थी, बार बार इसे लहरें टकराई तो एक नीचे एक गुफा एक जो है थोड़ी खोखली जगह हो जाएगी, थोड़ी जो अपर्दन के कारण, बार बार टकराने के कारण, नदी जल के बार बार टकराने के कारण थोड़ी जगह खाली हो जाएगी।
उसे उस जो स्थलाकृति में जो जो कठोर संरचना थी उसमें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे केव। क्योंकि बार बार टकराने के कारण पानी के बार बार टकराने के कारण एक ऐसी आकृति उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी आकृति पैदा हो जाती है जो एक गुफा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो उसे हम सी केव्स कहते हैं क्योंकि ये समुद्र में होती है। आर्चेज क्या होते हैं, जब ये ज़्यादा बहाव टकराएगा तो वो जो स्थलाकृति जो बीच में थी उसे पार कर जाएगी, अब पानी यहाँ से आगे निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि दो जब ऐसी दीवारें खड़ी हों और ऊपर छत किसी प्रकार का कुछ दिखाई दे, ऐसी स्ट्रक्चर कुछ बने, तो उसे हम कहेंगे सी आर्च। ठीक है, और जब ये ज़्यादा बहाव, ज़्यादा लहरें उत्पन्न हो और ये भी टूट जाए, ये जो इलाका है ये भी टूट जाए, तो जब सिर्फ एक दीवार रह जाए खड़ी, तो उसे उसे हम क्या कहेंगे, स्टैक। और जब ज़्यादा लहरों के कारण ये स्टैक भी टूट जाए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए, छोटा स्टैक बच जाए, छोटा सा स्टैक बच जाए, तो इसे हम कहेंगे स्टंप। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आइस से क्या होता है, देखते हैं। आइस में जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलने के कारण फिर से बता रहा हूँ मैं, अपरदन होता है, इरोजन होता है, और जो ग्लेशियल मोराइंस बनते हैं सॉरी, ग्लेशियर मोराइंस आते हैं। ग्लेशियर मोराइंस होता है जैसे कि जल के साथ जो आते हैं, जो धूल कण, जो मिट्टी के कण आते हैं, उन्हें हम कहेंगे जलोढ़, और जो आइस के कारण आते हैं उन्हें हम कहेंगे हिमोड। ठीक है, तो मोराइंस वही हिमोड होते हैं जो आइस के पिघलने के कारण, जो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो नदियाँ ग्लेशियर से बहती हैं, उनके साथ जो मिट्टी कण आते हैं उन्हें हम कहेंगे हिमोड। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर भी आगे। ये देखो इस प्रकार से, ये है ना, जो ग्लेशियर पिघलने के कारण बहुत सी बार यहाँ पर जो है जल भी बन जाता है, इनका ज़्यादा पिघलने के कारण यहाँ पर जल भी बहाव होने लगता है, तो ये जो आकृतियाँ बनती है, वहीं अपरदन का, इरोजन का काम स्टार्ट हो जाता है दोबारा। ये जो आकृतियाँ बनती हैं इसे हम कहेंगे लैंड फॉर्म्स मेड बाई आइस। ठीक है, यानी कि बर्फ़ के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियाँ। ठीक है, इससे आगे देखते हैं क्या बचता है, इससे आगे विंड बचता है। विंड में क्या होता है, सैंड डून्स। सैंड डून्स क्या होते हैं, सैंड डून्स होते हैं बालू टीले। जब बहुत तेज़ आंधियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा रेत लाती हैं, कहीं से चल के, मतलब रेगिस्तान वाले इलाकों में जब बहुत सी आंधियाँ आती हैं तो अपने साथ वो बहुत सारा रेत लाती हैं। जब वो आंधियों की रफ्तार थमती है तो वो रेत गिरता है, रेत गिरने के साथ साथ कुछ टीलों का निर्माण होता है। क्योंकि रेत बारीक होता है तो इसलिए हम वो जो टीले बनते हैं वो थोड़े थोड़े ऊंचे उठते हैं, ज़्यादा इतने ऊंचे नहीं उठते हैं, और उन टीलों को ही क्या कहते हैं, सैंड डून्स, यानी कि बालू टीले। ठीक है, लोएस क्या होते हैं, लोएस भी वही होते हैं, लेकिन लोएस होता है जो ज़्यादा मात्रा में वो रेत आए और उस रेत का निक्षेपण हो, यानी कि वो रेत का डिपोजिशन हो कहीं पर, रेत जो बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह इकट्ठा हो जाए और एक बड़े टीले का निर्माण करे, तो उसे हम कहेंगे क्या, लोएस। ठीक है, लोएस ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, चाइना में। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं ये टीले हैं। ठीक है, और कुछ बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम लोएस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मिनरल। ठीक है, मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद लिथोस्फेरिक प्लेट पढ़ी, और पृथ्वी के जो मूव करने के जो बेसिक 2 फोर्स हैं वो पढ़े हमने। कौन कौन से थे, एंडोजेनिक थे और एक्सोजेनिक थे। एंडोजेनिक में कौन से 2 फोर्सेस और ऐड थे, उसमें थे, एंडोजेनिक में कौन कौन से फोर्स ऐड थे, उसमें थे सडन फोर्स और डायस्ट्रोफिक फोर्स। ठीक है, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस में उसमें था इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि अपरदन और निक्षेपण वाले। ठीक है, उसके बाद हमने अर्थक्वेक देखा, वोल्केनो देखा, लैंडफॉर्म्स देखा। लैंडफॉर्म्स किसके कारण बन रहे थे, रिवर के कारण देखा, विंड के कारण देखा, ग्लेशियर पिघले उनके कारण देखा, सी में जो केव बन रही थी, स्टैक बन रहे थे, स्टंप बन रहे थे, सी आर्क बन रही थी, उनको देखा। रिवर में जो
डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही थी उनको देखा, ठीक है। हवा के कारण, विंड के कारण जो डून्स बने, टीले बने, उनको देखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था।